बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर लेते हैं न्यूज़ कैंट्री साइज फॉर क्लास 7 चैप्टर 9 वेव्स एंड एनर्जी। और इसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे साउंड, जिसमें अब हमने जो पढ़ना है वो है साउंड एज अ वेव. When the cone of loudspeaker vibrates, it moves in and out very quickly, stretching and squashing the air in front of it. जैसे हमने अभी ड्रम के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जब ड्रम को हिट किया जाता है तो उसकी स्किन अप एंड डाउन स्क्वैश या स्प्रेड आउट करती है. ठीक है, तो अब उस पर क्या हो रहा है कि स्ट्रेचिंग हो रही है और स्क्वैशिंग हो रही है. इकट्ठे हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, पहले हवा के वो अपनी तरफ इकट्ठे करता है और फिर एकदम से छोड़ता है. ठीक है, और जिस तरह वो छुटते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, वो रिदम लेकर ऑल डायरेक्शंस में मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो फिर कहीं से हमें साउंड की आवाज़ बहुत अच्छे से, किसी भी म्यूज़िक की आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है और कहीं से बहुत हल्की सुनाई देती है. कोई ऐसा रूम होता है जहाँ पर वो स्प्रेड जो हुई होती है एयर, वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वो वाले होते हैं जो कि ज़्यादा रिदम अपने अंदर रखते हैं और वो हमें ऊंची आवाज़ से, जैसे जिस कमरे के अंदर वो चल रहा है म्यूज़िक, उधर हमें ज़्यादा सुनाई देगा. जबकि अगर हम दूसरे तीसरे कमरे में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर हमें उसकी आवाज़ कम सुनाई देगी, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स म्यूज़िक लेकर या उसकी स्क्वैशिंग या स्ट्रेचिंग लेकर जो स्प्रेड आउट हुए हैं वो हम तक लेट पहुँच रहे हैं और ज़रा ज़्यादा फैले हुए हैं, अपने नज़दीक नज़दीक नहीं है. द स्ट्रेचेस एंड स्क्वैचेस स्प्रेड्स थ्रू द एयर rather like the ripples on a pond when you throw a stone into the water. इसको इस तरह समझ लेते हैं कि अगर एक लाउड स्पीकर से या एक टेप रिकॉर्डर से आवाज़ निकल रही है, एक ड्रम से आवाज़ निकल रही है, तो हम तक कैसे पहुंच रही है. ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे साकत पानी है, पाउंड पॉन्ड वगैरह है जहाँ तालाब होता है पानी का, उसका पानी रुका हुआ है. ठीक है, आपने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसमें फेंका, आप देखेंगे वहाँ रिपल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, गोल गोल सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे. तो जितना बड़ा पत्थर होगा या जितना छोटा पत्थर होगा उतने ही रिपल्स पैदा करेगा. यही हिसाब इस आवाज़ का है, इस आवाज़ की वेव का है कि जितनी ऊंची उसकी फ्रिक्वेंसी होगी उस हिसाब से उसकी वेव लेंथ बनेगी. ठीक है, और ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी हाई और लो के ऊपर कि वो कैसे ट्रैवल कर रही है. दीज आर साउंड्स वेव्स, और इन्हीं को हम साउंड वेव्स बुलाते हैं. जैसे आपको इस पिक्चर में बच्चे के पास साउंड जाता हुआ वेव की शक्ल में नजर आ रहा है. पहले एक छोटी वेव, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, और फिर वो उसके कानों से टकरा रही है और कानों में मौजूद एयर ड्रम्स उस आवाज़ को सुन पा रहे हैं. वो उधर भी यही सिस्टम चल रहा है, स्क्वैश चल रहा है, स्ट्रेच चल रहा है हमारे एयर ड्रम के ऊपर भी, हमारे कानों के अंदर भी. When they reach out ears, they make our eardrums vibrate and we hear a sound. Again वो वही बात कर रहे हैं कि जब ये आवाज़ हमारे कानों से टकराएगी, हमारे कानों में मौजूद अल्लाह ने जो एयर ड्रम्स रखे हुए हैं वो स्ट्राइक होना शुरू हो जाएंगे, वो अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर स्ट्रेच एंड स्क्वैशेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें वो आवाज़ सुनना शुरू हो जाएगी या हम उस आवाज़ को सुन पाएंगे. पढ़ेंगे मॉडल ऑफ अ साउंड वेव. अगर हम कोई ढांचा तैयार करते हैं कि साउंड वेव किस तरह काम करती है और हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये मॉडल बनाना पड़ेगा. व्हेन अ लाउड स्पीकर स्क्वैशेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, द एयर मॉलिक्यूल्स आर फोर्स क्लोज टुगेदर. अब जब भी कोई लाउड स्पीकर है वो बज रहा है, ठीक है, वो अपने आसपास की एयर को अपनी तरफ खींच लेगा. ठीक है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ स्ट्रेच करेगा, जोर से खींचेगा अपनी तरफ और उनको स्क्वैश कर देगा. स्क्वैश का मतलब होता है जिस तरह आप किसी चीज़ को अपनी मुट्ठी के अंदर भींच लेते हैं, उसको अच्छे से स्क्वीज कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ कंप्रेशन. इसको कंप्रेशन बुलाते हैं. यानी जब लाउड स्पीकर ने अपने आसपास मौजूद हवा को अपनी तरफ खींचा तो उसने उसको स्क्वैश किया, और इस सारी चीज़ को कंप्रेशन बुलाया जाता है, यानी दबाव. व्हेन द लाउड स्पीकर स्ट्रेचेस द एयर, द मॉलिक्यूल्स आर स्प्रेड आउट. अब वही लाउड स्पीकर जिसने मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ था, भींच के रखा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, उसने एकदम से उनको छोड़ दिया, स्ट्रेच कर दिया, खोल दिया. ठीक है, और इसको बुलाया जाता है रेयरफैक्शन. अब रेयरफैक्शन क्या चीज़ है, यानी हवा में मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड हो जाना जो कि लाउड स्पीकर से निकल रहे हैं, जिसको लाउड स्पीकर ने छोड़ा है तेज़ी के साथ हवा के अंदर, ताकि साउंड वेव ट्रैवल कर सके. साउंड वेव आर सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द वेव ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि उनकी ऑसिलेशन भी सेम इसी तरह ही है ना, उधर भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो रहा है. तो यहाँ भी यही चीज़ चल रही है, यानी दबाव हो रहा है और फिर आपको छोड़ा जा रहा है, यानी कंप्रेस करना और फिर रिलीज कर देना, कंप्रेस करना, रेयरफैक्शन कर देना. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन.
अब यहाँ पर जो आप वेवलेंथ काउंट करेंगे, पीछे तो हम किससे करते थे, दो ट्रफ के दरमियान या दो क्रस्ट के दरमियान का फासला होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारी वेवलेंथ क्या है साउंड की, तो जहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है यानी स्प्रिंग आपस में इकट्ठा हो रहा है, वो आपकी कंप्रेशन होगी। जहाँ पर स्प्रिंग खुल गया है उसको आप रेरफैक्शन बुलाएंगे। जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है कि स्प्रिंग जहाँ पर इकट्ठा हुआ है इस जगह को बुलाया जा रहा है कंप्रेशन, यानी यहाँ दबाव हुआ है। और जहाँ पर स्प्रिंग एकदम से खुलना शुरू हो गया है उसको बुला रहे हैं रेरफैक्शन, यानी वहाँ पर वेवलेंथ जो है बड़ी हो गई है। तो इन दोनों के दरमियान का जो फासला बनता है ना, वो एक लेंथ है, यानी कंप्रेशन से लेकर रिफ्रैक्शन तक ये सेंटर वाली जगह एक वेवलेंथ के बराबर है। We can model this by sending a wave down long slinky spring। अब ये slinky spring को, जहाँ से आपको ये हाथ नज़र आ रहा है, आपने कैसी मूवमेंट देनी है, आगे पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देनी है। तो आप एक वेव तैयार कर लोगे, ठीक है। और आपको फिर रेरफैक्शन और कंप्रेशन दोनों नज़र आएंगे और उनके दरमियान में उनकी वेवलेंथ भी आप एक्सपीरियंस कर सकोगे। अब ज़रा इसका कंपेयर कर लेते हैं, इसको कंपैरिजन कर लेते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी थंडर और लाइटनिंग का आपस में कंपैरिजन क्या है। साउंड वेव टेक टाइम टू ट्रैवल, इन फैक्ट साउंड वेव्स टेक अबाउट 3 seconds टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। साउंड वेव भी आपको पता है टाइम लेती है सफ़र करने के लिए, उनको टाइम चाहिए। हालांकि साउंड वेव को सिर्फ 3 सेकंड चाहिए ट्रैवल करने के लिए 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर वो 3 सेकंड में तय कर लेती हैं। यानी अगर आपने यहाँ से 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और अगर आप साउंड वेव हो तो आपको सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। लाइट ट्रैवल्स द सेम डिस्टेंस इन एन इंस्टेंट, लेकिन लाइट ये 3 सेकंड भी नहीं लेगी, वो इससे भी तेज़ी से 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि लाइट की स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसके लिए तो ये कोई बात ही नहीं है 1 किलोमीटर। लाइट ट्रैवल्स, दिस इज़ वाई यू सी लाइटनिंग बिफोर यू हेयर इट, इसलिए आपको जो चमक है बादलों में से वो पहले नज़र आती है, उसकी बिजली जो कड़क है वो पहले नज़र आती है और उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है, क्योंकि आवाज़ देर से सफ़र करती है, उसको 3 सेकंड लगते हैं 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने में, जबकि लाइट की स्पीड उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ सो ग्रेट दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल 7 times अराउंड द वर्ल्ड इन 1 सेकेंड। अब इसका अंदाज़ा ऐसे लगा लो कि हमारी दुनिया का चक्कर जो लगाने में ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कितनी देर लगेगी, ओनली इट विल टेक 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के अंदर 7 चक्कर ये लगा लेगी। तो अल्लाह की तारीफ़ के बगैर ज़ुबान रहती नहीं है, यहाँ पर सुभान अल्लाह बोलना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि बिल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान ने कैसे मंगवा लिया था, तो यहाँ उस चीज़ का जवाब बड़ा वाज़ेह है उन लोगों के लिए कि देखिए साइंसदान अगर कह रहे हैं तो आप मान रहे हैं, लेकिन अगर कुरान कह रहा है तो आपको तकलीफ़ हो रही है। तो ये साइंस जो है ना, ये समझ लें कि हमारे कुरान की बहुत छोटी सी हिकमत है, ठीक है। अभी तो हमने कुरान से वो चीज़ें हासिल ही नहीं कर सके, हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर सके। आगे चलते हैं। साउंड इज मच स्लोअर देन लाइट, सो यू हेयर बैंग आफ्टर यू सी द फ्लैश। साउंड जो है वो लाइट से क्योंकि स्लो सफ़र करती है, तो इसलिए आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है उसके फ्लैश के बाद, यानी लाइट पहले नज़र आएगी, आवाज़ उसकी बाद में नज़र आएगी। आपको पता है आवाज़ भी उसी बिजली की होती है जो आपको नज़र आ रही होती है, क्योंकि वो बिजली इतनी गर्म है कि वो हवा को इतनी हीट दे देती है कि हवा में एक आवाज़ पैदा हो जाती है और वो आवाज़ हमें फिर बाद में सुनाई देती है। जैसे आपको यहाँ पर एक वेवलेंथ नज़र आ रही है कि 1 किलोमीटर 3 सेकंड साउंड वेव ले रही है, बिजली चमकी, फिर उसको इतना टाइम लगा, 3 सेकंड का टाइम लगा, और फिर वो इस आदमी तक उसके कानों तक उसकी आवाज़ गई, ठीक है। बिजली तो उसने पहले ही देख ली, पहले लम्हे ही देख ली, लेकिन आवाज़ तकरीबन 3 सेकंड के बाद सुनी। इसी तरह अगर आपने कभी बिजली चमके और आपने अंदाज़ा लगाना हो कि ये बिजली कितनी दूर चमक रही है, तो आपने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। लाइक अगर बिजली चमकी तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जिस नंबर के ऊपर आपको आवाज़ सुनाई देगी वो उतने ही किलोमीटर दूर होगी, ठीक है। यानी अगर मुझे 8 के ऊपर मुझे सुनाई देता है कि ये 8 मैंने बोला है, इसका मतलब है कि वो तकरीबन आप 8 को 3 से डिवाइड करें तो वो आपका सफ़र बन जाएगा कि इतनी दूर ये बिजली चमकी है, ठीक है। तो ये हम बचपन में खेला करते थे और ये बड़ा ट्रिक होता था कि हम बता देते थे कि बिजली कितनी दूर चमक रही है हमारे घर से। In air, the speed of sound is about 330 meters per second.
अगर हवा में देखें तो साउंड जो उसकी स्पीड है सफ़र करने की वो 330 मीटर पर सेकेंड है, और हवा में ही हमारी लाइट जो सफ़र करती है और उसकी स्पीड है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके अलावा ये जो बॉक्स आपको साइड में नज़र आ रहा है स्पीड ऑफ साउंड का, कि हवा में कैसे वो सफ़र करती है, कितना टाइम लेती है और कितने टेम्परेचर पर क्या स्पीड होती है उसकी, ठीक है, क्योंकि अफेक्ट करता है साउंड की जो स्पीड है वो अफेक्ट होती है बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है। फिर पानी में वो कैसे, और कॉन्क्रीट के अंदर यानी सॉलिड के अंदर वो किस हिसाब से ट्रैवल करती है, उसकी क्या स्पीड है, तो ये आपने अच्छे से बॉक्स को याद कर लेना है। आगे पढ़ लेते हैं कि ऑल दो दिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, यानी कि साउंड के ऊपर अगर आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है उसकी स्पीड पे, तो आप कह सकते हैं एयर का टेम्परेचर जो है, अगर वो एयर में ट्रैवल कर रही है देन टेम्परेचर इज़ गोइंग टू अफेक्ट इट्स रेट ऑफ स्पीड, कि वो तेज़ कर देगा उसको या स्लो कर देगा। अगर 0 डिग्री पर ट्रैवल कर रही है तो 330 वो मीटर्स पर सेकेंड लेगी, और अगर वो गर्म हवा में है जैसे 30 डिग्री की हवा है तो फिर वो 350 मीटर पर सेकेंड, यानी गर्म हवा में उसकी स्पीड और इंक्रीज कर जाती है। पानी में अगर देखें तो वो 1400 मीटर, यानी पानी में सबसे बेहतरीन सफ़र कर रही है, और उससे भी बेहतर कंक्रीट के अंदर, सॉलिड के अंदर सफ़र करता है साउंड, जो कि 5000 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। तो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपसे आ सकता है कि बताएं कि साउंड ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मटेरियल्स, तो वो क्या हैं स्पीड्स, तो वो ये बॉक्स आपकी मदद करने वाला है इसमें। इन जनरल इट ट्रैवल्स फास्टर इन लिक्विड देन इन गैस, इट ट्रैवल फास्टर ऑफ ऑल इन सॉलिड। तो आपने कहना है कि गैस के मुकाबले में वो लिक्विड में ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करता है साउंड जो होता है, और इन दोनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सॉलिड में उसकी रफ्तार तेज़ होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इकोज, बाज गश्त, यानी जब हम किसी एम्प्टी रूम में खड़े होते हैं और हम आवाज़ किसी को लगाते हैं, किसी अपना ही नाम पुकारते हैं, तो हमें अपनी ही आवाज़ हमारे कानों से वापस टकराती है थोड़े से वक्फे के बाद, ठीक है। और कभी कभी ये आवाज़ 1 या 2 या 3 बार भी सुनाई दे सकती है। वॉल्स एंड अदर हार्ड सर्फेसिस रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स, क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती है साउंड को, जो भी हार्ड चीज़ होगी, ठीक है, वो वॉल्स हों या कोई भी हार्ड सरफेस हो सकता है। व्हेन यू हेयर एन इको यू आर हेयरिंग अ रिफ्लेक्टेड साउंड फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। अब कभी भी आपको इको या बाज गश सुनाई दे, उसका मतलब ये होता है कि आपकी आवाज़ किसी चीज़ से टकरा कर वापस आप तक आ रही है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और वो इसके लिए बहुत थोड़ा सा टाइम ले रही है रिफ्लेक्ट होने के लिए। आपकी ओरिजिनल आवाज़ के थोड़े ही देर बाद आपको अपनी रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देना शुरू होगी, इसी को बाज गश या इको बुलाते हैं। The general time it takes for an echo to be heard is 0.1 सेकेंड। ज़्यादातर रिफ्लेक्शन जो है साउंड की वो 0.1 सेकेंड का टाइम लेती है, जिसे आपने आवाज़ दी और ठीक 0.1 सेकेंड के बाद आपने अपनी ही आवाज़ दोबारा सुन ली। एंड टू हेयर एन इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी इज 17 मीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो हमारी बाज़ गश्त हमें वापस सुनाई दे रही है उसका टाइम है 0.1 सेकेंड, ठीक है। हमने आवाज़ दी, 0.1 सेकेंड के फ़ौरन बाद हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन इस इको को जनरेट करने या क्रिएट करने के लिए आपका किसी भी हार्ड सरफेस या वॉल के कितने नज़दीक या दूर होना ज़रूरी है, ठीक है, कि आपका साउंड रिफ्लेक्ट बैक करे। तो वो तकरीबन 17 मीटर आपको दूर खड़ा होना का, ऐसी हार्ड सरफेस से, फिर ही आप 0.1 सेकेंड में अपनी वो रिफ्लेक्शन सुन सकते हैं दोबारा वापस। अब यहाँ पर आप इको टाइम चेक कर रहे हो कि 0.5 सेकेंड्स है, तो देखिए फासला भी तो ज़्यादा है ना। पहला 80 मीटर्स एंड देन फिर 80 मीटर्स बकेट तक, तो 80 होता है 160 मीटर्स। तो 160 मीटर के फासले से अगर आप इको सुनना चाहते हो तो इट विल टेक 0.5 सेकेंड टू रीच यू। इसी पिक्चर को उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि द गर्ल इन द पिक्चर ऑन द प्रीवियस पेज इज सिटिंग 80 मीटर्स फ्रॉम अ वॉल, ईच टाइम शी हिट्स द मेटल बकेट शी हियर्स एन इको 0.5 second later. This is the echo time. It is the time taken for the sound to travel the 160 meters to the wall and back again. अभी क्या है कि जो लड़की बैठी हुई है वो तकरीबन 80 मीटर दूर बैठी हुई है दीवार से, ठीक है। अब साउंड 80 मीटर सफ़र तय करके दीवार तक गया, ठीक है, और फिर वापस आया 80 मीटर, तो 80 और 80 160 मीटर्स बनते हैं, ठीक है।
और इसके लिए अगर आपने पता लगाना है किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए फॉर्मूला है स्पीड का डिस्टेंस ओवर टाइम। और आप डिस्टेंस में 160 मीटर्स डालेंगे वैल्यू, और टाइम 0.5 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साउंड की स्पीड क्या है, कि वो ट्रैवल की स्पीड से कर रहा है। तो वो 320 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जो कि 0 डिग्री टेम्परेचर से थोड़ी नीचे है। अगर आप इसी इकोसिस्टम को और इको टाइम को मेजर करना सीख जाएंगे ये स्पीड का फार्मूला लगाकर, तो बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जो हमारे इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं वो हमारे शिप के कैप्टन होते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे कि वो इको साउंड्स भेजते हैं इन द डेप्थ ऑफ द वाटर, और वो पता लगाते हैं कि पानी कितना गहरा है। क्योंकि पानी गहरा होने से पता लगाने का ये तरीका है कि जैसे साउंड नीचे ट्रैवल करता है डेप्थ के अंदर पानी की, जब वो किसी चीज़ से टकरा कर वापस आएगा तो वो काउंट कर लेंगे कि हमें साउंड ने इतना टाइम जाने में लिया और इतना टाइम आने में लिया। तो हमारे से पानी के नीचे अगर कोई पहाड़ है तो वो हमसे कितनी दूर है, या कोई सी बेड है या कोई ज़मीन है तो वो पानी से कितनी नीचे है हमारी शिप से। इस तरह वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉफ्ट फर्निशिंग इन थिएटर्स एंड सिनेमाज आर साउंड एब्जॉर्बर विच रिड्यूस अनवांटेड इकोज। अब जो सिनेमा हॉल्स या थिएटर्स के अंदर जो सीट्स होती हैं ना, जो चेयर्स लगाई होती हैं उन्होंने, उसके अंदर जो फोम लगा होता है वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि आपको बाज गज सुनाई सुनाई ना दे, नहीं तो आप मूवी इंजॉय नहीं कर सकते। क्योंकि हॉल बहुत बड़ा होता है और आवाज़ दीवारों से टकरा टकरा कर वापस आपको सुनाई देगी, और मूवी की कुछ समझ नहीं आएगी। ऐसे लगेगा बस यहाँ पर अजीब भूतिया माहौल बना हुआ है, ठीक है ना, भूत घूम रहे हैं यहाँ पर, और घोस्टली एटमॉस्फेयर है। तो इसलिए उन्होंने या तो दीवारों के ऊपर फोम लगाए होते हैं, ठीक है, और या फिर जो चेयर्स होती हैं वो इतनी एम्बेडेड होती हैं फोम के साथ कि वो आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इको साउंड आपको सुनाई नहीं देता। इस टॉपिक को इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने पिक्चर फ्रिक्वेंसी के अंदर रिलेशन बताना है कि पिक्चर फ्रिक्वेंसी का क्या रिलेशन है। तो हाई और लो, लाउड और क्वाइट साउंड्स जो होती हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक सिंगर है और वो ज़ोर ज़ोर से कुछ गा रही है, ठीक है ना, और अपनी आवाज़ जो उसकी साउंड वेव है इमिट हो रही है पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो उसकी क्या पिच है, कभी वो ऊंचा गाती है, कभी वो स्लो हो जाती है, फिर वो ऊंचा गाती है, फिर स्लो हो जाती है। तो पिच बेसिकली जो होता है वो साउंड रेफर्स टू द साउंड हाईनेस और लोनेस, ठीक है। पिच होती है आप ऊंची आवाज़ से गा रहे हैं या हल्की आवाज़ से गा रहे हैं, ठीक है, लो उसमें जा रहे हैं। तो अगर हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो आपकी पिच भी हाई होगी, और अगर आपकी लो फ्रिक्वेंसी होगी तो आपकी पिच भी लो या डीप होगी। तो इसी चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि फ्रिक्वेंसी और पिच दोनों साथ साथ चलती हैं। हाई फ्रिक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रिक्वेंसी लो या डीप पिच। When you plunk the top string of a guitar, it vibrates 660 times a second. अब जब आप गिटार की जो धुन बजाने लगते हो और उसकी स्ट्रिंग को पहली दफ़ा छेड़ते हो, उसके स्ट्रिंग को हाथ लगाते, जो तारें उसके अंदर लगी होती हैं जो कि साउंड पैदा करती हैं, तो वो 1 सेकंड के अंदर 660 दफ़ा वाइब्रेट करती है, और फिर आपको वो रिदम सुनाई देता है। द फ्रीक्वेंसी इन 660 Hz, यानी हर्ट्ज, आपको पता है ना, हर्ट्ज के हिसाब से हम बताते हैं। एक हर्ट्ज जो होता है वो 1 सेकंड के बराबर होता है, 1 सेकंड की वेव के बराबर होता है। और एक वेव 1 Hz से शो करवाई जाती है। तो अब इसमें क्योंकि 660 वेव्स बनी है तो हम उसको 660 हर्ट्ज का नाम दे रहे हैं। व्हेन यू प्लंक द बॉटम स्ट्रिंग, इट वाइब्रेट्स ओनली 165 टाइम्स। अगर आप जो गिटार की टॉप स्ट्रिंग है उसको करोगे तो वो 660 दफ़ा वाइब्रेट करेगी, और अगर बॉटम वाली को करोगे तो वो सिर्फ 165 दफ़ा वाइब्रेट करेगी। तो अब आपने क्या सीखा कि दो तरह की आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक तो हाई आ रही है हाई पिच के साथ, एक लो फ्रीक्वेंसी है लो या डीप पिच के साथ। द हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड द हायर इट्स पिच। तो जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी पिच भी उतनी हाई होगी, बस यही आपने याद करना है। बहुत आसान हो गया आपके लिए, यानी पिच और फ्रीक्वेंसी साथ साथ चलती है, फ्रीक्वेंसी हाई पिच भी हाई, फ्रीक्वेंसी लो पिच भी लो। द ह्यूमन ईयर इज एबल टू डिटेक्ट साउंड इन द रेंज ऑफ 20 to 20,000 Hz या हर्ट्ज। अब हमारे कान जो हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का। साउंड अबव 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। जब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बनती हैं या अल्ट्रासोनिक आपको साउंड्स होती हैं वो हम नहीं सुन सकते, ठीक है ना, हमारे लिए वो तकलीफ दे होती हैं।
और इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को या इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स को यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। क्यों? ब्रेकिंग डाउन किडनी स्टोन्स, हमारे जो गुर्दे के अंदर पथरी हो जाती है उसको तोड़ने के लिए, और गाल स्टोन्स को, हमारे मसाने में जो पथरी हो जाती है उसको तोड़ने के लिए, विदाउट द नीड ऑफ सर्जरी, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। यानी आप ये अल्ट्रासोनिक वेव्स अंदर भेजकर, साउंड वेव्स भेजकर आप पत्थर को तोड़ देते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि एक जो और ऑर्केस्ट्रा, एक सिंगर होता है, ठीक है, और वो इतनी ज़ोर से चीख मारती है वो औरत गाना गाते हुए अंग्रेज़ों में, मुझे इस टाइम अभी एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, कि वो शीशे टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की शक्ल इख्तियार कर जाती है, क्योंकि हमारे कान जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, और जैसे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाती है वो एकदम से साउंड वेव कन्वर्ट हो जाती है इनटू अल्ट्रासोनिक। तो वो भी शीशे भी उससे टूट जाते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को एक और तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, ये शिप्स इस्तेमाल करती हैं। यूज़ अल्ट्रासाउंड इन इको साउंडर्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। पानी की गहराई को मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड जो है उसमें इको साउंडर्स भेजे जाते हैं पानी के अंदर, जो कि हमें पानी की गहराई का बताते हैं। एनिमल्स सच एज बैट्स एंड डॉग्स कैन डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है वो अल्लाह ने कुत्तों और जो चमगादड़ उनके अंदर ये रखा हुआ है। जैसे अगर जलजिला आने वाला होता है ना तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, बहुत पहले से वो डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं उनके कानों तक आ रही होती है कि कहीं कोई जलजिला आया हुआ है, चाहे वो 200 किलोमीटर दूर भी हो ना, वो डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनको ये सलाहियत दी। वैसे कुत्ते भौंकना शुरू होते हैं, चमगादड़ें इधर उधर उड़ना शुरू हो जाती हैं। साउंड बिलो 20 HZ आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। अब जो आवाज़ें 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंसान, आपने इंसान का जहन में रखना है, इंसान 20 से लेके 20,000 तक हर्ट्ज तक आवाज़ को सुन सकता है। अगर इससे कम होगा, 20 से कम होगा तो भी नहीं सुन सकता, अगर 20,000 से ज़्यादा होगा तो भी नहीं सुन सकता। तो जो आवाज़ें 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं उनको इंफ्रासोनिक बोला जाता है, ठीक है। और इंफ्रासोनिक साउंड को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मॉनिटर करने के लिए अर्थक्वेक्स के, जलजिले जो आ रहे हैं, या हमने रॉक की फॉर्मेशन की स्टडी करनी कि रॉक किस तरह बनी, इग्नियस रॉक कैसे बनी, या ये रॉक्स की फॉर्मेशंस कैसी हुई। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय सम एनिमल्स सच एज। अब कुछ एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक वेव्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उनमें वेल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, और राइनोसोरस, यानी जो हमारे गैंडा वगैरह होते हैं ना। अब गैंडा एक बहुत अजीब सा वर्ड है, हमारे तो यहाँ कोई बहुत मोटा लड़का होता तो हम उसको बोलते थे गैंडा है, ये गैंडा, ठीक है ना। तो राइनोसेरस इज द गुड नेम फॉर दिस एनिमल। तो इसकी आपने जो सबसे अच्छी तैयारी करनी है वो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक के यूजेस और उनका डिफरेंस, ठीक है। और इसके अलावा कि कौन से साउंड है जो इंसान आराम से सुन सकता है। लाउडनेस और एम्पलीट्यूड की बात कर लें तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस में फ़र्क पहले देख लेते हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द साउंड वेव्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो आवाज़ मिड पोजीशन से ऊपर की तरफ आपकी वेव जाती है, उसका जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से उस वेव की ऊंचाई का, इसको एम्पलीट्यूड बुलाया जाता है। मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड। जितना मिड पोजीशन से वेव ऊपर की तरफ जाएगी, उसके दरमियान जितना डिस्टेंस होगा, ऊंचाई जितनी होगी, हाइट जितनी होगी, उतना ही एम्पलीट्यूड काउंट किया जाएगा, और साउंड उतना ही लाउड सुनाई देगा। दिस कैन बी मेजर्ड इन डेसिबल्स। और एम्पलीट्यूड को हम कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसको डेसिबल बुलाया जाता है या डीबी बुलाया जाता है। सीइंग साउंड, हम साउंड को क्या देख सकते हैं? You cannot actually see sound, but with the microphone connected to an oscilloscope, you can show sound waves as waves on a screen. हम वैसे साउंड को देख तो नहीं सकते, सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल कर लें और उसके साथ माइक्रोफोन्स को जोड़कर किसी स्क्रीन के साथ लगा दें, तो हमें वो वेव्स जो साउंड की हैं वो ऊपर नीचे जाती नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आपको इन छोटी छोटी मॉनिटर्स के ऊपर नज़र आ रहा है। व्हेन साउंड वेव्स एंटर द माइक्रोफोन द वाइब्रेशंस आर चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये होता कैसे है? जैसे ही माइक्रोफोन में आवाज़ें की लहरें जो हैं एंटर करती हैं, तो वो वाइब्रेशन जो होती है वो एकदम से इलेक्ट्रो सिग्नल्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो ऑसिलोस्कोप हमें उसको शो करवाती है वेवलेंथ की शक्ल में, प्रोड्यूस करके खुद से वेवलेंथ ड्रॉ करती है स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपको इसका सबसे
जो मज़ेदार सी चीज़ है, खैर इतनी भी मज़ेदार नहीं है, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर जिन लोगों को दिल का मसला होता है या जो वेंटिलेटर पर होते हैं, उनके पास ये स्क्रीन्स लगी होती हैं, उनके दिल की धड़कन को काउंट किया जा रहा होता है कि उनकी फ्रिक्वेंसी या पिच क्या जा रही है, दिल किस हिसाब से धड़क रहा है, क्या ये बंदा नॉर्मल है या इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो भी ऑसिलोस्कोप की एक मिसाल है, जहाँ पर माइक्रोफोन के ज़रिए दिल की धड़कन को पहुँचाया जाता है स्क्रीन तक, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील होती है और फिर हमें ये वेव्स प्रोड्यूस होती नज़र आती हैं स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड की डिफरेंट है, अगर लाउडर होगा तो आपको लंबी वेव्स नज़र आ रही हैं, अगर साउंड कम है तो आपको उसकी ऊंचाई कम नज़र आएगी। जैसे कि ये दो आपको एम्पलीट्यूड में दिखाया गया कि दिस साउंड इज़ लाउडर देन दिस साउंड, और दिस साउंड हैज़ अ हायर पिच, इसकी पिच हाई है और इसकी पिच लो है। तो ये आपको फ्रिक्वेंसी और पिच भी समझा दी गई और एम्पलीट्यूड भी समझा दिया गया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है। और जो पिच और फ्रिक्वेंसी होती है इज़ द वेवलेंथ बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स या टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। तो पिच और फ्रिक्वेंसी को हम लोग वेवलेंथ के ज़रिए बताते हैं मेजर करके, और एम्पलीट्यूड जो है वो हम हाइट बताते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट, और इसको मेजर किया जाता है डेसिबल्स में या डीबी में, इसका यूनिट ये है। और जो पिच और फ्रिक्वेंसी है उस वो हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ के अंदर, ठीक है। 106 पेज इसका लास्ट पेज है, टॉपिक वेव्स एंड एनर्जी का, और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का कुछ कंपैरिजन या डिफरेंस दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है कि फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ ईच वेव। फ्रीक्वेंसी हमें नंबर बताती है कितनी वेव्स आई हैं एक सेकेंड के अंदर, और एम्पलीट्यूड हमें उन्हीं वेव्स की हाइट बताता है कि वो छोटी है या बड़ी है। फ्रीक्वेंसी नंबर 1, द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी होगी तो आप पिच बता सकोगे, ठीक है ना। तो साउंड की पिच हाई है या लो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी लो पिच भी लो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल होता है इंटरनेशनली, वो हम यूज़ करते हैं हर्ट्ज़। अब एम्पलीट्यूड में लाउडनेस ऑफ साउंड वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। अगर हमने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिखेंगे कि आवाज़ की जो ऊंचा होना है या कम होना है, वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। हायर एम्पलीट्यूड होगा कैरीज मोर एनर्जी, तो उतनी ही ऊंची आवाज़ होगी, ठीक है। साउंड वॉल्यूम्स और लाउडनेस इज़ मेजर, और ये साउंड वॉल्यूम या एम्पलीट्यूड को हम जो मेजर करते हैं वो डेसिबल में करते हैं या डीबी इसका यूनिट कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अपने अपने तौर पर अपना फंक्शन अंजाम देते हैं, अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम में हर्डल नहीं करता। Here are some examples of how this can be demonstrated using a ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप के ऊपर कैसे हम इसको दिखा सकते हैं करके कि फ्रीक्वेंसी खुद अलग से काम कर रही है और एम्पलीट्यूड अलग से काम कर रहा है। नंबर 1 पे अगर आप देखें तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज बट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी स्टे सेम। यहाँ पर एम्पलीट्यूड यानी हाइट ऑफ वेव तो बड़ी हो गई है, लेकिन जो फासला है एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट या एक तरफ से दूसरी तरफ का, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर देखें फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज़ हुई है तो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड यानी हाइट ऑफ द वेव और उसका डिफरेंस जो है, उसका डिस्टेंस जो है बिटवीन टू ट्रफ या टू क्रस्ट, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करता है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सही सेम की सेम रहती है, यानी एम्पलीट्यूड के इंक्रीज और डिक्रीज होने से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज या इंक्रीज होने पर वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड डिक्रीज या इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, लास्ट वाले में आप चेक करें तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम रह रहा है। तो ये आपने ये वाली जो 2-3 चीज़ें हैं इनको पानी की तरह याद कर लेना है। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, द वेव इक्वेशन। अगेन इक्वेशंस को अच्छे से याद करने, इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस आपको दी गई हैं और फॉर्मूला जो दिए गए हैं, द वेव इक्वेशन अप्लाइज टू साउंड वेव्स जस्ट द सेम एज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव से मिलता जुलता ये इक्वेशन है जो कि हम साउंड वेव के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। यूजिंग द वेव इक्वेशन, साउंड वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 110 हर्ट्ज हैव अ वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर। क्योंकि हम उसको इसी तरह इक्वल कर देते हैं ना, कि हमारी जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी के,
और मल्टीप्लाई हम करते हैं विद वेवलेंथ के। तो हमारे पास जो बन रहा है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड का, वो है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज मल्टीप्लाई विद वेवलेंथ इन मीटर्स। तो ये थे हमारे लास्ट टॉपिक फॉर चैप्टर नंबर 9 वेव एंड एनर्जी का। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।